मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए बीएससी बीकॉम का जो सेकंड सेमेस्टर का या जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो अगर विद्यार्थी हो, तो आपका जो पेपर होने वाला है एसएससी का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का प्रभावी हिंदी लेखन का, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर चारों के चारों यूनिट्स का एक साथ रिवीजन कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, वर्णनात्मक लेखन की प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो वर्णनात्मक जो लेखन होता है उसका जो प्रमुख जो उद्देश्य क्या होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है दृश्य का चित्रण करना। तो वर्णनात्मक क्या होता है, जहाँ पर आपको जो टीवी हो गया वहाँ पर दृश्य दिखाए जाते हैं, या रंगमंच हो गया जिसके अंदर आपको क्या किया जाता है, आपको दृश्य दिखाए जाते हैं, तो उसी को वर्णनात्मक चित्रण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि रामायण हो गई, आपने बचपन में देखा होगा ना, आपके जो बचपन है क्या अभी भी बहुत सी जगह क्या होती है, रामायण का मंचन किया जाता है। नाटक वगैरह हो गए, स्कूल में आपने नाटक वगैरह को कभी प्ले किया होगा, तो उसमें क्या होते हैं, सभी किरदार होते हैं वो अपने हाव भाव से, इशारों के माध्यम से चीज़ों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्णनात्मक दर्शन के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, अकादमिक लेखन में सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है। तो जो अकेडमिक जो राइटिंग होती है उसमें अकादमिक लेखन में सबसे अधिक आवश्यक चीज़ क्या होती है। तो अगर आप कोई भी एकेडमिक्स पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर आप भी कोई प्रकार का लेखन कर रहे हो, तो उसमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा महत्व दोगे, तर्क और प्रमाण का। आप कोई भी चीज़ है उनको लेकर तर्क दोगे, क्योंकि तर्क दोगे तो लोगों हैं जो बच्चे हैं उनको पढ़ेंगे तो उसमें विश्वसनीयता उनकी बनी रहेगी, उनका विश्वास है उस चीज़ पर बना रहेगा। साथ के साथ प्रमाण भी आपको देना आवश्यक होता है, तभी तो क्या होगा भाई, बच्चे अगर आपको पढ़कर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं तर्क भी दे रहा हूँ, थ्योरी भी समझा रहा हूँ ना, तर्क भी दे रहा हूँ, प्रमाण भी दे रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, जो चीज़ है वो क्या हो जाती है, सर्टिफाइड एकदम ट्रू मानी जाती है, सही मानी जाती है। समझ में आ गया। आप हवाई बातें कभी भी नहीं कर सकते हो, आप अकादमिक लेखन का प्रयोग कर रहे हो तब। तो जैसे आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते हो या कोई भी किताब पढ़ते हो, या फिर कोई ऐसा ब्लॉग पढ़ते हो जो एजुकेशन ब्लॉग है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलते हैं, तर्क और प्रमाण देखने को मिलते हैं। लेखन कौशल को दीर्घकालीन लाभ क्या होता है, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल का जो लॉन्ग टर्म लाभ क्या होता है, दीर्घकालीन लाभ क्या होता है, संप्रेषण और कैरियर विकास। तो अगर आपका लेखन कौशल बेहतर है तो आपका क्या होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर होगी, संप्रेषण है वो बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि लिख सकता है वो व्यक्ति, क्या हो सकता है, उसके विचार दिमाग में आते हैं, विचार दिमाग में आते हैं तभी तो लिखता है, विचार आते हैं तो जो लिख सकता है वो बोल भी सकता है। समझ में आ गया। दूसरी बात है, आप जब लिखते हो चीज़ों को तो आपकी भाषा पर भी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती चली जाती है। तो आपकी भाषा पर अगर पकड़ मजबूत हो जाएगी, आप भाषा पर गहरा ज्ञान रखोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका जो लेखन कौशल है वो जो आपका संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो अपने आप ही धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। दूसरे वाले पॉइंट की बात करूं, कैरियर विकास। तो कैरियर में आपका जो कैरियर है उसमें कैसे हेल्प मिलती है, कैरियर में आपको इस तरीके से हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर सीख लिया तो आप क्या कर सकते हो, किसी कंपनी के लिए लेख लिखने का काम कर सकते हो, ब्लॉग लिखने का काम कर सकते हो, न्यूज़पेपर में काम कर सकते हो, इन सारे क्षेत्रों में आप अपना है कैरियर को आगे बढ़ा सकते हो इन सब चीज़ों में। अगले वाला, किस लेख शैली में लेखक स्वयं को प्रकट करता है, इन विच राइटिंग स्टाइल डज द राइटर एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो किस में करता है, आत्मकथात्मक लेखन में। तो जब आत्मकथात्मक, जब ऑटोबायोग्राफी आप किसी इंसान के बारे में, जीवन में उसके बारे में जब लिखते हो, तो उस प्रकार के लेखन में क्या होती है, लेखक वो स्वयं की भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, आत्मकथात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, लेखन में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द राइटिंग। तो अगर आप लेखन में सुधार करना चाहते हो तो सबसे बेहतर क्या हो सकता है तरीका, तो इसमें सबसे बेहतर तरीका हो सकता है लेखन और पुनर्लेखन। तो
इसमें क्या होगा, लेखन। आप जब चीज़ों को लिखोगे और पुनः लिखोगे तो इससे क्या होगा, आपका लेखन है वो सुधरेगा। जैसे स्कूल के समय में आपको टीचर आपको क्या करते थे, आप श्रुतलेख लिखने को देते थे। अब काफ़ी बार बच्चे क्या करते थे, उस जो श्रुतलेख लिखने को दिया जाता था उन्हें, उसको लिखने में गलतियाँ कर दिया करते थे। तो उसको गलतियों को सही करने के लिए टीचर है उनको क्या देती थी, लेखन और पुनः लेखन है वो दोनों की दोनों दिया करती थी कि बार बार लिखें इन सब चीज़ों को, ताकि आप में जो लेखन है कला उसको बेहतर हो सके। त्रुटियों को पहचान पाओगे, कहाँ ग्रामर में गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ आपकी जो लेखन शैली में गलती है, कहाँ आपकी मात्राओं में गलती है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती चली जाती हैं। लेखन में प्रारूप का क्या महत्व होता है, फॉर्मेट का क्या महत्व होता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मेट इन राइटिंग। तो कोई भी जब जो लेखन होता है, कोई भी लेखक है या कोई भी इंसान जब लेख को लिखता है तो उसमें जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट क्या होता है, पत्र लिखते हो उसका पूरा एक फॉर्मेट होता है। पहले आपको सामने वाले का पता लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीच का जो कंटेंट आपने जिस विषय पर लिखना चाहते हो वो लिखते हैं, एंडिंग करते हैं। हर चीज़ का होता है। आप जब रिपोर्ट देते हो तो उसमें रिपोर्ट लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। तो कोई भी चीज़ है लिखने का उसका क्या होता है, एक तरीका होता है। तो जैसे मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ अब आपके सामने, तो इसमें पहले मैं यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, यूनिट सेकंड, फिर यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, प्रत्येक एमसीक्यू करा रहा हूँ, उसकी थ्योरी करा रहा हूँ। तो ये सारा क्या फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट राइटिंग का क्या महत्वपूर्ण होता है, लेख की स्पष्ट संरचना। अब आपको पता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा हमारा यूनिट फर्स्ट का कंटेंट है वो रिवाइज होने वाला है, फिर यूनिट सेकंड का कंटेंट रिवाइज होगा, फिर यूनिट थर्ड का होगा, फिर यूनिट फोर का होगा। और ये क्लास ऐसी होगी जिसमें हमारा कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। तो इस प्रकार के लेखन में इस प्रकार की चीज़ होती है। तो इससे क्या होता है, लेख है जो आप लिख रहे हो उसको स्पष्ट संरचना मिलती है, उसको स्पष्ट तरीके से पता चलता है कि हमने जो ये चीज़ लिखी है ये लिखने वाले को अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेखन कौशल के विकास में कौन सा मूल्य महत्वपूर्ण होता है, विच वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। तो अगर आप जब लेखन कौशल है, राइटिंग स्किल आपकी जब बेहतर होती है तो उसमें कौन सा डेवलपमेंट होता है, तो इसमें कौन सा होता है, आपका धैर्य, पेशेंस है उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। तो आप जब लेखन कौशल करते हो तो इसमें आपका जो धैर्य है, पेशेंस है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। क्यों, क्योंकि लेखन कौशल है उसमें क्या होता है, जब आप लिखोगे तो विचार हो सकता है आज आपके सामने आए, कल आए, हो सकता है 1 घंटे में आ जाए, आने को 1 मिनट में आ जाए, नहीं आए तो पूरे दिन में नहीं आए। तो आपका पेशेंस है, वो स्किल है, वो क्या होती है, आपका इम्प्रूव होती है। और आपके अंदर पेशेंस होना भी चाहिए। पैसेंस होगा तभी आप बेहतर कंटेंट लिख पाओगे। पैसेंस नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, गुस्से में आ जाओगे और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। अगले वाला प्रश्न है, संपादन का कार्य लेखन के लिए लेखन में किसके लिए आवश्यक होता है। तो संपादन का जो कार्य है लेखन में किसके लिए आवश्यक होता है, त्रुटियों को ठीक करने व स्पष्टता लाने के लिए। तो जो लेखन का कार्य है, जो संपादन होता है, जो एडिटोरियल लिखता है या जो लेख लिखता है, उसमें जो कार्य जो लेखन होता है उसमें क्या होता है, तो वो त्रुटियों को सही करता है, इम्प्रूव करता है और स्पष्टता, चीज़ों को सही से लिखने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ गया आपको। तो जो जैसे मैंने लेख लिख कर दिया है और उसको अगर किसी न्यूज़पेपर वाले के पास भेजा है तो उस न्यूज़पेपर वाला का संपादक का क्या कार्य है, वो मेरे लेख को पहले सारा पढ़ेगा, उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, उसको कहाँ कहाँ से इम्प्रूव किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे सही करने का प्रयास करेगा। तो त्रुटियाँ ठीक करेगा और स्पष्टता लाने का कार्य किया जाता है संपादन के कार्य में। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शैली का प्रकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ राइटिंग स्किल। तो कौन सा नहीं है, भ्रामक। तो अगर इसमें से देखो भ्रामक टाइप नहीं है, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी के ऑप्शन पहले एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। वर्णात्मक मतलब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो पूरा ब्रीफिंग होनी जरूरी होती है। कोई भी कंटेंट होता है उसके अंदर ये तो जरूरी होता है। विश्लेषणात्मक, तो कोई भी कंटेंट जब आप बना रहे हो तो उसमें विश्लेषण की भूमिका भी होनी चाहिए, एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। अगर एनालिसिस होगा तभी तो क्या करोगे, आप कंटेंट को अच्छे से पब्लिश कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो भी सही है। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, क्रियात्मक कंटेंट कौन सा होता है, जो रिएक्शनरी हो, मतलब जैसे कोई घटना घट गई वैसा कंटेंट बना दिया। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं, अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन भ्रमात्मक नहीं होना चाहिए। भ्रामक कंटेंट बनाओगे, भ्रामक लेखन करोगे तो लोगों को क्या होगा, लोग कन्फ्यूजन में आएंगे और लोग इसे फेक न्यूज़ बोल सकते हो आप एक तरीके से। समझ में आ गया। तो फेक न्यूज़ का टाइप नहीं होना चाहिए। लेखक में भाषाई दक्षता का क्या अर्थ होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग। तो लिखने में भाषाई दक्षता किस चीज़ पे होती है, भाषा पर पकड़ और उचित प्रयोग। तो भाषा होती है
भाषाई दक्षता, लिंग्विस्टिक एफिशिएंसी क्या होती है, कोई भी आपकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उस पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उसको कहाँ कहाँ पर आपको सही तरीके से उपयोग में लेना है इस चीज़ का पता होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है, भाषाई दक्षता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, प्रेरक लेखन में किस तत्व का योगदान सबसे अधिक होता है? विच एलिमेंट कंट्रीब्यूट मोस्ट इन परसेसिव राइटिंग? तो जो आपका जो प्रेरक लेखन होता है उसमें सबसे कौन से तत्व का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है? भावनात्मक अपील और तर्क का। मतलब आप इमोशनल, कोई भी इंसानों से क्या इमोशनल अपील करते हो, इमोशनली आप उसको समझाने का प्रयास करते हो और अपने तर्क वगैरह है वो देते हो। तो यही होता है जो प्रेरक लेखन होता है, उसमें इसी तर्क का क्या होता है, सबसे अधिक योगदान होता है। कौन से लेखन जो विधि है उसको औपचारिक नहीं माना जाता है? तो कौन से को नहीं माना जाता है? व्हाट्सएप के जो संदेश हैं उनको क्या नहीं माना जाता है? व्हाट्सएप के संदेशों को औपचारिक नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के जो संदेश है वो क्या अपने आप रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को उनको भेजते हो, अनौपचारिक लोगों को भेजे जाते हैं। वो जो औपचारिक चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती है इसमें से जैसे आपने प्रतिवेदन दिया, निबंध लिखा, पत्रिका का लेख, ये सारी चीज़ें किससे हैं? औपचारिक लेखन से संबंधित हैं। 48 नंबर प्रश्न की बात करूँ, लेखन में आवृत्ति, कोहेरेंस का क्या तात्पर्य होता है? कोहेरेंस इन राइटिंग रेफर्स टू, तो कोहेरेंस किससे संबंधित होती है? विचारों की तार्किक संगति से संबंधित। मतलब जो आपके विचार आपके सामने आ रहे हैं उसको लॉजिकली तरीके से आप चीज़ों को समझा पा रहे हो, तार्किक तरीके से चीज़ों को समझा रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है? लेखन में आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग का क्या अर्थ होता है? ड्राफ्टिंग रेफर्स टू, तो ड्राफ्टिंग क्या होती है? अस्थायी रूप से पूरा लेख को तैयार करना। तो ड्राफ्टिंग क्या होती है? जैसे मैंने कंटेंट बनाया, उसको क्या कर दिया? ड्राफ्ट करके रख दिया। तो ड्राफ्ट करके रख दिया मतलब उसको अब मुझे एडिटिंग करना बाकी है, उसको और इम्प्रूव करना बाकी है, बस मैंने उसको कच्चा फॉर्मेट है उसमें बनाकर रख दिया। ऐसे समझ में नहीं आए? जब आप घर बनाते हो तब उसमें आपने क्या कर दिया? सिंपली ईंट भट्ठे की आपने जो चिनाई कर दी, उसमें प्लास्टर वगैरह नहीं किया, आप फर्नीचर वगैरह का नहीं लगवाया, उसी को ड्राफ्टिंग बोला जाता है इंटरनेट की भाषा में। कच्चा सिस्टम होता है ना, उसी को। लेखन में रीडर प्रोफाइल को क्या ध्यान में रखा जाता है? वाई इज रीडर प्रोफाइल कंसिडर्ड इन राइटिंग? तो किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है रीडर प्रोफाइल में? पाठक की समझ, स्तर और रुचि के अनुसार लिखने पर। तो रीडर प्रोफाइल होती है, उसके अंदर क्या होता है? पाठक है, उसकी समझ है, उसकी स्तर और उसकी रुचि के हिसाब पर जब चीज़ों को ध्यान में रखकर चीज़ों को बताया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? रीडर प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। जैसे जो रीडर होता है उसका जो उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है, उसको कौन सी रुचि है, उसका समझ का स्तर कैसा है, उस हिसाब से। अब जैसे आप कॉलेज के विद्यार्थी हो और मैं आपको यूपीएससी लेवल की चीज़ें पढ़ाने लग जाऊं तो आपका उन सब चीज़ों कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। तो मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ? आपके कॉलेज से संबंधित चीज़ों को पढ़ाया जाता है, वही है, उसी क्या कहा जाता है? रीडर प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 का जो अगला प्रश्न है, एक रचनात्मक लेखक के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या होता है? तो कोई भी एक रचनात्मक, एक क्रिएटिव जो राइटर है, समझ में आ गया, जो मूवी वगैरह को लिखते हैं, मूवी वगैरह बनाते हैं, वो कोई पोयम लिख रहा है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कोई क्रिएटिव राइटिंग्स करता है, समझ में आ गया आपको, नई चीज़ें जो बनाने में विश्वास रखता है, उसमें क्या होनी चाहिए? उसमें कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, समाज को उस नज़र से देखने का नजरिया होना चाहिए जो आम नागरिक नहीं देख पाता है, समझ में आ गया, और इमेजिनेशन होनी चाहिए। तो जब भी तो कोई इंसान ऐसी राइटिंग कर सकता है, क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है। तो मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें आपको कौन सी पसंद आती है? जो आपको एक नया कॉन्सेप्ट होती है, नई मूवी होती है जिसमें कुछ अलग आपको देखने को मिलता है, वही आपको देखने अच्छा लगता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? रचनात्मक लेखन के नाम से जाना जाता है। 41 नंबर प्रश्न की बात करूं, पत्र लेखन में तिथि किस स्थान पर लिखी जाती है? वेयर इज द डेट प्लेस्ड इन लेटर राइटिंग? तो पत्र लेखन में आपको डेट किस स्थान पर रखी जाती है? पते के बाद में। समझ में आ गया आपको? पते के बाद में आपको डेट लिखी जाती है। तो आपको पता है सबसे पहले आप एड्रेस देते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आपका जो जितना कंटेंट जिस विषय पे आपको लिखना वो लिखते हैं, और लास्ट में अपन अपना जो रिस्पेक्ट वगैरह शो करते हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट लेखन की शैली है? तो कौन सी रिपोर्ट लेखन की शैली होती है? तो आप कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हो, भाई आपके गांव में सड़क टूटी हुई है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो रिपोर्ट लेखन के नाम से जाना जाता है। उसकी कौन सी शैली होती है? उसमें निष्पक्ष व तथ्यपरक, मतलब आपको एकदम निष्पक्षता से चीज़ों को बताना है,
कोई भी प्रकार का बायसनेस नहीं दिखाना है सरकार के प्रति या फिर विपक्ष के प्रति, कोई भी इंसान के प्रति आपको क्या तथ्यात्मक बातें करनी है, स्पष्टता से चीज़ों को बताना है। समझ में आ गया? तो रिपोर्ट लेखन की सबसे अच्छी शैली क्या होती है? उसको निष्पक्ष तरीके से आपको बताना है। 43 नंबर प्रश्न है, रचनात्मक लेखन में संघर्ष किसका प्रतीक है? तो जब आप क्रिएटिव राइटिंग करते हो उसमें कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ को दर्शाता है? तो कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ को दिखाता है? कथानकों में गतिशीलता को। जो आपके कथानक है, जो पात्र हैं, उसमें जो गतिशीलता होती है उनको दर्शाने का कार्य किसका होता है? रचनात्मक जो लेखन होता है, क्रिएटिव राइटिंग होती है, उसका उद्देश्य यही होता है जो भी आपके जो पात्र हैं उनको सही से दिखाया जाए। अगले वाला प्रश्न है, कहानी में पृष्ठभूमि किसे कहते हैं? व्हाट इज द सेटिंग इन ए स्टोरी? तो कोई भी कहानी होती है उसमें जो पृष्ठभूमि होती है, जो पीछे की जो बैकग्राउंड होता है ना, अपन कहते हैं बैकग्राउंड की स्टोरी क्या थी, तो उसका क्या होता है? उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं? समय। तो किस समय की घटना है? जैसे बैकग्राउंड की बात करूं, जैसे कोई मूवी शुरू होती है ना, उसमें क्या होता है? पिछले समय, पास्ट की पहले दिखाएंगे कि 1947 में क्या हुआ था। समझ में आ गया? फिर आज के समय, जैसे आज़ादी की मूवी है तो उसमें दिखाएंगे 1947 में क्या था और आज क्या है। तो पहले उसमें किस में बात होगी? बैकग्राउंड में समय की, स्थान की। भाई ये कहानी कहाँ की है? मान लो वो आज़ादी वाली बात कर रहा हूँ तो ये बात है दिल्ली की या लाहौर की मान लो या कहीं की भी मान लो, वहाँ के दोनों के बीच की कहानी है। तो ये स्थान दिखाएंगे। और सामाजिक स्थिति, उस समय कैसी स्थिति थी? सभी लोग क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे आज़ादी से लड़ने के लिए, आज़ादी पाने के लिए, आज़ादी को अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी पाने के लिए सभी लोग संघर्ष कर रहे थे। उसी को सारी चीज़ें हैं। अगर इस प्रकार की जो आज़ादी से संबंधित मूवी है तो उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी बैकग्राउंड में। समझ में आ गया? और कोई भी मूवी हो जिसमें पृष्ठभूमि में क्या क्या दिखाते हैं आपको? समय, मैंने उदाहरण देके बताया आपको। आज़ादी की कहानी है कोई, उस पर क्या क्या आ सकता है? स्थान और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। अगले वाला प्रश्न है, फीचर लेखन और संपादकीय लेखन में क्या अंतर होता है? तो जो फीचर लेखन होता है और जो एडिटोरियल राइटिंग होता है उसमें क्या अंतर होता है? तो उसमें क्या अंतर होता है? फीचर एक समाचार परक है और संपादकीय राय परक है। तो जो फीचर होता है वो कैसा होता है? उसमें समाचार आपको देखने को मिलते हैं, और जो संपादकीय होता है उसमें क्या होता है? आपको निजी राय है वो देखने को मिलती है। तो फीचर में समाचार देखने को मिलेंगे और संपादक में आपको निजी राय देखने को मिल सकती है। 46 नंबर प्रश्न की बात करूं, रिपोर्ट लेखन में भाषा की शैली कैसी होनी चाहिए? तो रिपोर्ट लेखन करते हैं उसमें भाषा की शैली कैसी होती है? तो उसमें कैसी होती है? सरल, स्पष्ट व औपचारिक भाषा आपको देखने को मिलती है। तो रिपोर्ट लेखन होती है उसमें भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? आपकी सरल भाषा होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, और औपचारिक भाषा है वो देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। समझ में आ गया आपको? एकदम सरल, स्पष्ट और औपचारिक भाषा देखने को मिलती है, ताकि क्या हो, हर व्यक्ति को, वो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ जाए। 47 नंबर प्रश्न है, कहानी का उद्देश्य किस बात पर निर्भर करता है? व्हाट डज द पर्पज ऑफ स्टोरी डिपेंड ऑन? तो कोई भी कहानी है उसका जो पर्पज है, उसका उद्देश्य किस चीज़ पर निर्भर करता है? पाठकों की रुचि और संदेश पर। तो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी किस बात पर रुचि है और उनका क्या संदेश है, उस पर डिपेंड करता है आपको कोई भी कहानी का उद्देश्य। समझ में आ गया? तो जो पाठक होती है उसकी किस किस चीज़ों में रुचि है, क्या संदेश देना चाहता है, उस चीज़ पर निर्भर करती है कहानी का उद्देश्य। पत्र लेखन में संबोधन का क्या स्थान होता है? तो पत्र लेखन में संबोधन किया जाता है, उसका कहाँ पर स्थान होता है? विषय के बाद में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सेंडर्स एड्रेस देते हैं, जो भेजने वाले का पता, दिनांक, विषय, और फिर क्या दिया जाता है? संबोधन दिया जाता है कि भाई सामने वाले को आपको महोदय जी, महोदय लगाकर जो लिखते हैं ना, वही संबोधन से संबंधित होता है। फीचर लेख किस पाठ्य विधा में सबसे अधिक जुड़ा होता है? तो फीचर लेखन है वो किस पाठ्य विधा में सबसे अधिक जुड़ा होता है? साहित्य और पत्रकारिता में। तो जो आपका फीचर लेखन होता है वो किससे जुड़ा होता है? साहित्य और पत्रकारिता होती है, उससे संबंधित सबसे अधिक जो फीचर लेखन है वो जुड़ा होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है? कोई भी व्यक्ति है, जैसे नहीं क्या कहा जाता है कि एक बहुत बड़े एक्टर को फीचर किया गया है, ऐसे बहुत बड़े लेखक का उसको फीचर मिला है। जैसे चेतन भगत है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया से लिखने लगा, तो क्या कहा गया? फीचर्ड बाई चेतन भगत इन हिंदुस्तान टाइम्स।
समझ में आ गया। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, साहित्य और पत्रकारिता में फीचर लेखन है वो देखने को मिलता है। तो कोई एक बहुत बड़ी हस्ती है वो आपकी तरफ से या आपके साहित्य में या आपके कोई न्यूज़पेपर हो गया, कोई फिल्म में आकर आपको लिखे, आपकी तरफ से काम करे, उसी को क्या कहा जाता है, फीचर लेख के नाम से जाना जाता है, और वो कार्य लेखन से संबंधित होता है। अगले वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन रचनात्मक लेख का सर्वोत्तम उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें से, आपका जो रिपोर्ट है वो रचनात्मक लेखन से संबंधित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसमें आपको वास्तविक घटनाओं के आधार पर चीज़ों को बताना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिपोर्ट नहीं होती। बाकी कहानी में रचना चाहिए, कविता में भी रचना चाहिए, और नाटक में भी आपकी रचनात्मक सोच बाहर निकल कर आती है। अब अपन यूनिट सेकंड आपका रिवाइज हो गया। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की तरफ। मिनिमल पेयर्स का अभ्यास करने का क्या उद्देश्य होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मिनिमल पेयर्स प्रैक्टिस। तो मिनिमल पेयर की जो प्रैक्टिस की जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है, समान ध्वनियों में भेद करना। तो मिनिमल पेयर क्या होते हैं, समान शब्द होते हैं, जैसे बैट और बैट। तो बैट होता है, एक तो क्रिकेट खेलने वाला बैट होता है, और एक बैट होती है जो आपकी ये नहीं होती चमगादड़ होती है, उसको भी बैट बोलते हैं। तो ऐसे हेयर हेयर, तो एक हेयर होता है वो जो उत्तराधिकारी, उसको भी बोलते हैं, एक हेयर आपके बाल भी होते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको समझने का और उनको क्या करने का, उन ध्वनियों में भेद करने का क्या अभ्यास को मिनिमल पेयर के नाम से जाना जाता है। हिंदी लेखन में काफी तरह को रे और जो ऋषि वाला आता है उनमें टे में, रे में, है में, से में अंतर नहीं पता चल पाता लोगों को। उन सब चीजों को समझाने के लिए जिस प्रकार का जो अभ्यास किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, मिनिमल पेयर के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर प्रश्न की बात करूं, कनेक्टेड स्पीच में कौन सी प्रतिक्रिया पाई जाती है, विच प्रोसेस इज फाउंड इन कनेक्टेड स्पीच। तो उसमें क्या होना चाहिए, लिंकिंग होनी चाहिए, इलिशन हो जाए और एसिमुलेशन होना चाहिए। तो एक दूसरे से चीज़ क्या होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए चीज़ें, तभी आप क्या कर सकते हो, कनेक्टेड स्पीच है उसको बता सकते हो। वॉइसिंग क्या होती है, तो वॉइस व्हाट इज वॉइसिंग, वॉइसिंग क्या होती है, जो स्वर यंत्र की में जो कंपन होता है उसी को क्या कहा जाता है, वॉइसिंग कहा जाता है। तो जो आपका कंठ में ये जो होता है ना जिससे आवाज़ निकलती है उसको, उसके अंदर आपका जो वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर जो कंपन होती है उसी को क्या कहा जाता है, आपको वॉइसिंग के नाम से जाना जाता है। या कोई भी यंत्र होता है उसमें आवाज़ कब निकलती है, जब उसके अंदर वाइब्रेशन होता है, उसमें कंपन होती है। तो वॉइसिंग यही होती है, जो कोई भी स्वर यंत्र होता है उसमें कंपन होती है तभी किसी प्रकार की ध्वनि निकलती है। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, शुद्ध ध्वन्यात्मक लेखन के लिए। तो शुद्ध ध्वन्यात्मक लेखन के लिए आप कौन सा ट्रांसक्रिप्शन यूज करते हो, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन उसका उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। शुद्ध ध्वन्यात्मक लेखन के लिए अपन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का यूज में लेते हैं कि सही सही ध्वनियों का अपन प्रयोग करें, कोई भी चीज़ को बोलें तब अपन कोई प्रकार का जो गलतियां नहीं हो आपको बोलने में, इसके लिए जो प्रैक्टिस की जाती है वो क्या होती है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित होती है। अगले वाले प्रश्न की बात करें 43% की, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस में क्या अंतर होता है। तो क्या होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक शब्द और एक वाक्य में बल देने की स्थिति में। तो एक शब्द हो गया और एक वाक्य होता है, उसमें बल देने की स्थिति होती है, उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, उसमें अपन प्रयोग करते हैं आपका वर्ड स्ट्रेस को। समझ में आ गया, आपको स्ट्रेस से समझ जाना चाहिए था, वर्ड मतलब शब्द, स्ट्रेस मतलब बल देना। तो एक वाक्य और एक शब्द पर बल देने के लिए सब चीजों का यूज किया जाता है। 44 नंबर प्रश्न की बात करूं, साइलेंट लेटर्स का क्या प्रभाव होता है। तो जो साइलेंट लेटर होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है, उनका प्रभाव होता है क्या होता है, उच्चारण में नहीं आते हैं लेकिन वर्तनी में होते हैं। तो ऐसे शब्द जो उच्चारण में तो बोलने में तो नहीं आते हैं लेकिन वर्तनी होती है उसमें लिखने में आते हैं। समझ में आ गया आपको, उच्चारण में बोल रहे हो तब उनका प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन वर्तनी में वो शब्द आते हैं। तो जैसे नॉन शब्द होता है ना, नॉन शब्द, उसमें के का कहीं पे भी जो यूज है वो नहीं होता है, नॉन का सीधा सीधा NOWN का ही अर्थ निकलता है, के यहाँ पर साइलेंट रहता है। तो यही है, ये सब लिखने में तो आ रहा है लेकिन वैसे साइलेंट है। 45 नंबर सब क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट आर द होमोफोन्स। तो होमोफोन्स कौन कौन से होते हैं, उच्चारण समान होते हैं लेकिन अर्थ और वर्तनी है वो भिन्न होती है। तो इन सब शब्दों के क्या होंगे, उच्चारण है वो तो सही होंगे, सेम होंगे, लेकिन अर्थ है वो भिन्न देखने को मिलते हैं आपको, वर्तनी है वो
अलग से देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसे शब्द जिनके उच्चारण तो समान है लेकिन अर्थ और वर्तनी है जो बोलने में लिखने में अलग है। अगले वाला प्रश्न है, सचवाह ध्वनि किस ध्वनि को दर्शाया जाता है? तो ये किसको दिखाया जाता है? उल्टा आपका ऐसे है करके इसको दर्शाने का कार्य होता है इसका। उच्चारण की त्रुटियों को सुधारने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपको विच टेक्निक इज यूज टू करेक्ट द प्रोनाउंस एयर। तो प्रोनाउंस जो एरर्स होते हैं, जो आपको उच्चारण से संबंधित जो त्रुटियां होती है उसको सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फीडबैक और दोहराव का। मतलब लोगों से आप क्या करते हो? आप लोगों से फीडबैक लेते हो कि अब मेरी जो उच्चारण है उसको सुधारना है, तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, और साथ के साथ आप बार बार चीज़ों को दोहराव करते रहते हो, बार बार बोलते रहते हो, तो इससे क्या हो जाता है? आपकी उच्चारण संबंधित जो त्रुटियां हैं वो सही हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो सही होने वाला है। 48 नंबर प्रश्न की बात करूं, उच्चारण सुधार के लिए कौन सी पद्धति सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? ऑडियो लिंगुअल पद्धति है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। मतलब अगर आप अपना उच्चारण सुधारना चाहते हो तो आपको आपकी जो ऑडियो है, वॉइस से संबंधित और लिंग्विस्ट मतलब भाषा से संबंधित चीज़ों को सही करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। 49 नंबर प्रश्न की बात करूं, टंग ट्विस्टर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाउ इज यूज टंग ट्विस्टर्स? तो टंग ट्विस्टर्स का उपयोग क्यों किया जाता है? आपको जीवा नियंत्रण करने पर, आपकी जो जीभ उसको नियंत्रण करने पर और स्पष्ट उच्चारण का अभ्यास करने पर, मतलब आपको क्लियरली चीज़ों को समझाने के लिए आपको टंग ट्विस्टर्स का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको? मतलब क्या होता है, काफ़ी लोगों की जो जीवा है उसमें मतलब वो सही से मतलब बोलते समय उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो उसको नियंत्रण करने में प्रयोग किया जाता है ताकि आप स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझा सको। जैसे टै बोलते हैं तो टै बोला आपने आपके तलवे पे जो टच हुई है, सै बोला है तो आपका उसमें सै में आपका जो अलग अलग प्रकार की ध्वनि होती है उसमें जो जीवा है वो कहाँ कहाँ पर टच हो रही है, आप सारे शब्दों को बोल के देखो, पता चल जाएगा। तो काफ़ी लोगों की क्या उसमें दिक्कत होती है, तो उसको सुधारने के लिए इस लेखन का प्रयोग में लिया जाता है, प्रक्रिया का। अगले वाला है, सिलेबली डिवीजन किसमें सहायक होता है? तो किसमें सहायक होता है? सही उच्चारण और तनाव निर्धारण करने पर। तो जो सिलेबली है, सिलेबली क्या होता है? कोई भी मतलब लैंग्वेज होती है ना, कोई भी वर्ड होता है उसको सिलेबली के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है? सही उच्चारण करने के, तो आप कोई भी चीज़ है उसको सही से उच्चारण करोगे, और तनाव का निर्धारण मतलब जो स्ट्रेस आपने डाला है उसको वो फिक्स होना चाहिए, सही से होना चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है? सिलेबली के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, टोन मॉड्यूलेशन क्यों आवश्यक होता है? तो टोन मॉड्यूलेशन है ये आपको आवश्यक होता है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए और रुचि बनाए रखने के लिए। तो क्या होता है, कोई कभी कभी कोई इंसान स्पीच देता है तो कभी तो स्पीच को ऊंचा कर देता है, कभी थोड़ा कम कर देता है, अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे करता रहता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? टोन मॉड्यूलेशन को बोला जाता है। तो कोई बात पर उसको जोर देना हो तो जोर से बोलेगा, कोई चीज़ है जिसको भावनात्मक रूप से रिप्रेजेंट करना होगा तो धीरे धीरे समझाएगा। समझ में आ रहा है? कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह को देख लेना, आपको और अच्छे से चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसलिए क्यों किया जाता है सब चीज़ें? इससे क्या होते हैं? भावनाएं वो पता चलती है। जैसे कोई इंसान बहुत जोर जोर से ऐसे गुस्से से एकदम रौद्र रूप धारण किए बोल रहा है तो मतलब गुस्से में आपको समझा, धीरे धीरे प्रेम पूर्वक चीज़ों को समझा रहा है तो समझा आपके प्रति वो अफेक्शन दिखा रहा है। तो यही होता है, लोगों की रुचि बनाई रहती है इन सब चीज़ों से। आप थोड़े से मतलब ऐसे बोरिंग हो रखे और किसी इंसान ने जोर से बोलकर चीज़ों को समझाया, आप अचानक से एक्टिव हो गए। समझ में आ गया? तो यही होता है टोन मॉड्यूलेशन का फायदा। अच्छा भाषण कहाँ से शुरू होता है? तो अच्छा भाषण कहाँ से शुरू होगा? प्रभावशाली ओपनर से। प्रभावशाली ओपनर से मतलब कोई भी जब व्यक्ति उसको जो बोल रहा है भाषण देगा तो उसके जो स्टार्टिंग की जो स्टार्टिंग की 5-10 लाइनें है वही जो क्या होते हैं? माहौल जमाने में अपने तो माहौल सेट कर दिया, माहौल जमा दिया, तो वही काम आती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। समझ में आ गया? जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था तो उसने पहला शब्द यही कहा था, मेरे प्रिय देश के भाइयों और बहनों। तो ये जो शब्द है वो पूरी दुनिया को क्या गए थे? छू गए थे, सारी दुनिया को मोहित कर लिया था। तो यही होता है, जब आप स्टार्टिंग के जो शब्दों का बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग करोगे तो आपका भाषण है वो क्या होगा? बहुत अच्छा माना जाएगा। आपका आगे भी वो भाषण है धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ने लग जाती फिर।
वॉइस प्रोजेक्शन किसके लिए जरूरी होता है? तो वॉइस प्रोजेक्शन का मंच पर स्पष्टता के लिए, मतलब जब आप अपनी आवाज़ है उसको क्या करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, लोगों को बताते हो, तो ये किससे संबंधित होता है? मंच पर स्पष्टता को दिखाने के लिए इसका वॉइस प्रोजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, ताकि चीज़ें आपको स्पष्टता से सही से चीज़ों को बता दिया जाए। अगले वाला प्रश्न है मिरर प्रैक्टिस है वो किससे संबंधित होती है? तो मिरर प्रैक्टिस है किससे संबंधित होती है? व्यक्तित्व से, मतलब भाषण वगैरह का जो आप प्रैक्टिस करते हो उसमें। अब क्या होता है, देखो मैंने भी एक दिन पहले आपने पिछली क्लास ली थी ना, यूनिट पार्ट नंबर जो शायद 3rd होगा उसका, वो ली थी, उसमें मैंने बताया था अगर आपको आपका भाषण की प्रैक्टिस करनी है, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए, एक पैसेज लेना है, उसको अच्छे से याद कर लेना है, फिर उसको मिरर के सामने जाइए और मिरर के सामने जोर थोड़ी अच्छी सी आवाज़ में क्या करना आपको, वो शब्दों को बोलना है। तो इससे क्या हो जाएगा, उससे आपका जो मजबूत है, जो आपकी कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और जो आपकी वोकेबलरी है वो भी मजबूत होगी, और आपका शब्दों का उच्चारण है वो भी बेहतर होगा। समझ में आ गया आपको? तो ये किससे होती है? व्यक्तित्व अभ्यास से संबंधित होती है, वक्तत्व अभ्यास से संबंधित होती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो कोई भी चीज़ है उस पर आप कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो? बार बार अभ्यास और तैयारी से। तो अगर कोई भी चीज़ पर आपको अभ्यास, आत्मविश्वास बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कोई किसी भी जैसे आप कोई स्पीच देना चाहते हो, या फिर आप कोई भी लोगों के बीच में जाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हो, समझ में आ गया? आपका भाषण है कहीं पर तो, और इंटरव्यू है, तो इन सब चीज़ों पर अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे? बार बार आपको अभ्यास करना होगा, उस टॉपिक को पहले अच्छे से करो, मजबूत करो, और साथ के साथ क्या करते रहो, तैयारी भी उस सब चीज़ों से करते रहो, मॉक देते रहो उन सब चीज़ों से संबंधित। 45 नंबर प्रश्न है वक्ता के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या होता है? तो वक्ता के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या होता है? सुनना और सही समय पर बोलना। तो जो वक्ता होता है, जो एक्सप्रेसिव होता है, वो क्या करता है? सही समय पर सुनेगा, सुनता है और फिर बोलता है। मतलब क्या होता है, जो वक्ता होता है ना, जो अच्छे स्पीकर होते हैं, वो सुनना बहुत ज़रूरी है। आप जीवन में जब लोगों को सुनना शुरू करोगे तो फिर तब आप अच्छा क्या बनो, स्पीकर बन पाओगे। ये कहा जाता है ना, पहले आप अच्छे लिसनर बनिए, फिर आप अच्छे स्पीकर बन पाओगे। क्यों? दुनिया को सुनोगे तो एक तो ये होगा कि आपके पास उन लोगों का अनुभव आपके पास आएगा, उनकी बातें आपके पास आएंगी, समझ में आएगा, क्या पता आपसे कोई बेहतर बोलने वाला, उसकी बातें आपके पास आ गई। दूसरी बात क्या होती है, आपके पास एक धैर्य आता है, शब्दों का चयन क्या कर रहा है सामने वाला वो आता है। आप क्या कर सकते हो, अच्छे से सुनोगे तो आप वो बोल रहा है, वो कुछ गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, उससे संबंधित आप वक्त लेकर अपने विचार भी उत्पन्न कर सकते हो। समझ में आ गया? तो यही होता है, सुनना बहुत ज़रूरी है अच्छे वक्ता होने के लिए, और सही समय पर बोलना भी ज़रूरी है, वरना कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर सही समय पर अपनी चीज़ों को नहीं बोला तो। पब्लिक स्पीकिंग में फिलर वर्ड्स का प्रयोग क्यों टाला जाता है? क्यों टाला जाता है? स्पष्टता बनाए रखने के लिए। समझ में आ गया आपको? ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता पब्लिक स्पीकिंग में जो क्या होगी, मतलब ऐसे जिसमें सस्पेंस बन गया, तो नहीं करना ऐसा। क्यों? क्योंकि सस्पेंस बन गया तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बोलकर चले गए आप, अस्पष्टता रह जाएगी। तो स्पष्टता बनाए रखने के लिए फिलर वर्ड का कभी भी यूज में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं वहाँ डैश कर रहा था, अब क्या पता क्या डैश कर रहा था, समझ में आ गया ना? ऐसा शब्दों का प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। इफेक्टिव कंक्लूजन किसका संकेतक होता है? भाषण समापन का। तो कोई भी चीज़ का कंक्लूजन होगा जब लास्ट में बताते हो कि भाई अंत में इस चीज़ का यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें अगर अच्छे से अगर अपन कॉलेज की परीक्षा की तैयारी करके जाएंगे तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो ये क्या अंत की चीज़ें बताई जा रही है, लास्ट में मैंने सारी चीज़ बताने के बाद में, तो क्या होगा, इससे क्या पता चलता है कि भाषण अब वो क्या होने वाला है, समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। 48 नंबर प्रश्न की बात करूं, ऑडियंस एंगेजमेंट कैसे किया जाता है? तो ऑडियंस होती है ना आपको, उसको एंगेज कैसे किया जाता है? प्रश्न पूछकर कर सकते हो, उदाहरण देकर कर सकते हो, और कहानियों से आप ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो। तो सही आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर और कहानियों के माध्यम से, अलग अलग ये विधाएं होती हैं, इनका प्रयोग करके आप ऑडियंस है उसको एंगेज कर सकते हो। 49 प्रश्न है वक्तत्व की तैयारी के लिए कौन सी आदत सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है? तो जो वो स्पीकिंग होती है उसमें आपको कौन सी आदत सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है? अभ्यास। चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका वक्तत्व वो सुधरता चला जाएगा। जब वक्ता मंच पर बोल जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे शांत रहना चाहिए और दोबारा से चीज़ों को शुरू करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि बता दिया हो मैं एकदम नर्वस हो गया, नहीं, थोड़ी सी देर के लिए कूल डाउन हो और फिर चीज़ों सोचो कि मैंने पिछली बार क्या हो, या कोई नए टॉपिक पर भी आप स्विच कर सकते हो, लेकिन बहुत ही रिलेवेंटली, आप किसी को पता नहीं चले कि आप चीज़ों को भूल गए हो, उससे रिलेटेड बातें करना शुरू कर दो।
तो यही होगा, जब आप मंच पर भूल जाओ तो आपको ये सब क्या करना होता है, नर्वस नहीं होना है, आपको शांत रहना और दोबारा चीज़ों को शुरू कर देना है। तो ये तो था आपका प्रभावी हिंदी लिखन से संबंधित जो अगला पार्ट। इसमें लगभग मैंने चीज़ों को रिवाइज करवा दिया आपको। बाकी के पार्ट देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर PDF पड़ी हुई है, वो जाकर जरूर से पढ़ लेना। धन्यवाद।